भोर अभी पूरी तरह टूटी भी नहीं थी, लेकिन रोम जाग चुका था। पत्थर की विशाल दीवारों के बाहर भीड़ जमा थी और भीतर अखाड़े की रेत को पानी से दबाया जा रहा था, ताकि थोड़ी देर बाद उस पर गिरने वाली चीखें बहुत दूर तक न जाएं। लोहे के फाटक के पीछे किसी ने जंजीर हिलाई। नीचे अंधेरे गलियारों में किसी जानवर की भारी सांस गूंजी। ऊपर बैठे लोग इसे मनोरंजन कहने वाले थे। नीचे खड़े लोगों के लिए यह फैसला था, किसे जीना है, किसे मिट जाना है, और किसकी मौत पर साम्राज्य अपनी ताकत का ताज और चमकदार करेगा। लेकिन रोम के ग्लैडिएटर खेलों का सबसे काला सच यह नहीं था कि वहां लोग मरते थे। मौत तो बस वह पर्दा थी जिसे सब देखते थे। असली रहस्य उसके पीछे था। यह खेल सिर्फ बहादुरी की परीक्षा नहीं थी, न ही महज दो योद्धाओं की भिड़ंत। यह सत्ता का रंगमंच था, धर्म का विकृत अभिनय था, जनता को शांत रखने का औजार था, और इंसान को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाने की व्यवस्था थी जहां वह दूसरे की पीड़ा को देखकर भी ताली बजाए। अगर इतिहास के चमकदार चेहरों के पीछे छुपे अंधेरे को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बात स्कूल की किताबें नहीं बताती वही इस कहानी का केंद्र है। आज जब लोग ग्लैडिएटर का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने अक्सर एक वीर योद्धा आता है, हेलमेट पहने, तलवार उठाए, भीड़ की दहाड़ के बीच अमर होने की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन रोम ने इस छवि को बहुत चालाकी से गढ़ा था। वास्तविकता कहीं अधिक ठंडी थी। अधिकतर ग्लैडिएटर नायक नहीं थे। वे गुलाम थे, युद्धबंदी थे, सजा पाए अपराधी थे, या ऐसे बदहाल लोग जिन्हें भूख ने, कर्ज ने या निराशा ने अपनी ही देह बेचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें अखाड़े में सम्मान कम, उपयोगिता ज्यादा मिलती थी। वे रोम के लिए इंसान नहीं, निवेश थे, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, दिखाया जाता था और जरूरत पड़ने पर खत्म कर दिया जाता था। इन खेलों की जड़ें भी वैसी पवित्र नहीं थीं जैसी बात की रोमन शान उन्हें दिखाना चाहती थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि शुरुआती ग्लैडिएटर मुकाबले अंतिम संस्कारों से जुड़े रक्त समर्पण से निकले। जब कोई बड़ा कुलीन मरता तो उसकी स्मृति में लड़ाइयां करवाई जातीं, जैसे मृतक को परलोक में सशस्त्र सेवक भेजे जा रहे हों, या मानो रक्त के बहाव से उसकी आत्मा का मार्ग शुद्ध किया जा रहा हो। सुनने में यह एक धार्मिक रस्म लग सकती है, लेकिन यहीं से रोम ने एक भयानक खोज की। लोग मौत को सिर्फ सहते नहीं, उसे देखने के लिए भी उमड़ पड़ते हैं। और जहां भीड़ उमड़ती है वहां सत्ता अवसर देखती है। धीरे धीरे निजी शोक का यह अनुष्ठान सार्वजनिक तमाशे में बदल गया। गणराज्य के अंतिम दौर तक आते आते बड़े राजनेताओं ने समझ लिया कि जनता का दिल भाषणों से कम, प्रदर्शन से ज्यादा जीता जा सकता है। जूलियस सीजर जैसे नेताओं ने मृत परिजनों की स्मृति के नाम पर इतने विशाल मुकाबले करवाए कि शोक और राजनीति की रेखा ही मिट गई। जो कभी एक परिवार की रस्म थी, वह अब राज्य का हथियार बन चुकी थी। यह वही मोड़ था जहां खून सिर्फ रेत पर नहीं गिर रहा था, वह रोम की राजनीति में घुल रहा था। और फिर आया वह युग जब रोम ने इस तमाशे को पत्थर में तराश दिया। एम्फीथिएटर, अखाड़े, भूमिगत सुरंगें, पशुओं के पिंजरे, गुप्त फाटक, उठते मंच, यह सब संयोग नहीं था। कोलोसियम जैसा भवन सिर्फ वास्तुकला की उपलब्धि नहीं था, वह साम्राज्य का संदेश था। देखो, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हजारों लोगों को एक साथ बैठाकर मौत का आयोजन कर सकते हैं। देखो, हम प्रकृति को भी वश में कर चुके हैं, इंसान को भी। देखो, यहां न्याय, दंड, मनोरंजन और शाही वैभव सब एक ही जगह पर मिलते हैं। अक्सर फिल्मों में एक ही चीज दिखाई जाती है, दोपहर की चमकती धूप, दो योद्धा और तलवारों की टकराहट। लेकिन असली दिन इससे कहीं लंबा और कहीं ज्यादा भयावह था। सुबह जंगली जानवरों के शिकार और प्रदर्शन से शुरू होती। दूर दराज प्रांतों से लाए गए शेर, तेंदुए, भालू, हाथी, शुतुरमुर्ग साम्राज्य जैसे अपनी सीमाएं नहीं, अपनी संपत्ति दिखा रहा हो। यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह घोषणा थी कि रोम धरती के हर कोने से जीवन पकड़कर यहां ला सकता है और उसे भीड़ की खुशी के लिए मरवा सकता है। फिर आता था दिन का वह हिस्सा जिसे बाद की कहानियों ने सबसे ज्यादा धुंधला किया, मध्याह्न। यही वह घड़ी थी जब अखाड़ा युद्ध कला का मंच नहीं, सार्वजनिक दंड का मंच बन जाता। दोषी ठहराए गए कैदी, गैर नागरिक
बागी और कभी कभी वे लोग भी जिन्हें सत्ता असुविधाजनक मानती थी, भीड़ के सामने लाए जाते। कई बार उनकी मृत्यु को मिथकीय दृश्यों की तरह सजाया जाता, जैसे कोई पुरानी कथा मंचित की जा रही हो। ऊपर बैठे लोग कहानी देखते, नीचे खड़े लोग अपनी अंतिम सांसें गिनते। यही वह हिस्सा है जिसे इतिहास की चमकदार पुनर्रचना अक्सर दबा देती है, क्योंकि यहां रोम की सभ्यता का चेहरा सबसे साफ दिखता है और सबसे क्रूर भी। दोपहर ढलने लगती, तब आते ग्लेडिएटर। यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग समझते हैं कि पूरा दिन बस इन्हीं का था। सच यह है कि वे उस क्रूर संरचना का सिर्फ एक हिस्सा थे। वे प्रशिक्षित थे, वर्गों में बटे थे, अलग अलग हथियारों और कवच के अनुसार जोड़े जाते थे। कोई भारी ढाल और छोटी तलवार वाला, कोई जाल और त्रिशूल वाला, कोई पीछा करने वाला, कोई बच निकलने वाला। मुकाबले का रोमांच इसी संतुलन से पैदा होता था। यह जंगली उन्माद नहीं था, यह घड़ी हुई नाटकीयता थी। दर्शक सिर्फ रक्त नहीं, पैटर्न देख रहे थे। कौन सा योद्धा किस शैली पर भारी पड़ता है, कौन पहले थकता है, किसका कवच उसे बचाएगा, किसकी फुर्ती उसका साथ छोड़ेगी। रोम ने हिंसा को भी एक कला की तरह पैक कर दिया था, लेकिन उस पैकेज के भीतर जो जीवन था वह किसी महिमा गाथा जैसा नहीं था। ग्लेडिएटर स्कूल, लूडुस, कई बार बाहर से अनुशासन और प्रशिक्षण के केंद्र लगते थे, पर भीतर वे नियंत्रित कैद खाने थे। तंग कोठरियां, तय आहार, कठोर अभ्यास, निरंतर निगरानी। प्रशिक्षक अक्सर पुराने योद्धा होते, मालिक को लानिस्ता कहा जाता, और उसका काम था अपने लड़ाकों को इतना तैयार करना कि वे अखाड़े में बिक सकें। लकड़ी के हथियारों से अभ्यास कराया जाता, भारी प्रहारों की आदत डाली जाती, खंभों पर बार बार वार करवाया जाता। हर हरकत को नापा जाता, हर कमजोरी को दंड मिलता। किसी का शरीर उसका अपना नहीं रह जाता, वह आयोजनकर्ताओं की संपत्ति बन जाता। पुरातात्विक खोजों और पुराने उल्लेखों से यह भी पता चलता है कि इन योद्धाओं का जीवन सिर्फ हथियारों से नहीं, गणना से चलता था। उन्हें खिलाया जाता क्योंकि वे महंगे थे, उनका इलाज होता क्योंकि घायल योद्धा भी उपयोगी रह सकता था। कई विद्वानों के अनुसार उनका भोजन जौ, दालों और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता था, ताकि शरीर मजबूत रहे, ऊर्जा बनी रहे, और शायद त्वचा के नीचे एक परत ऐसी रहे जो घाव को घातक होने से कुछ हद तक टाल सके। सुनने में यह देखभाल लगती है, लेकिन इसका अर्थ करुणा नहीं था। यह पशुपालक की गणना थी। जैसे कोई कहे, इसे अभी मत मारो, इसकी अभी कीमत बाकी है। यही वजह है कि एक और लोकप्रिय धारणा भी पूरी तरह सच नहीं है। ग्लेडिएटर मुकाबले हमेशा मृत्यु तक नहीं चलते थे। बहुत से मुकाबले नियमों के भीतर होते, रेफरी जैसे अधिकारी मौजूद रहते, और अगर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो तो उसे दया भी मिल सकती थी। आयोजक जानते थे कि प्रशिक्षित योद्धा तैयार करने में धन और समय लगता है, इसीलिए हर लड़ाई का अंत लाश नहीं होता था। लेकिन यह आधा सच है, और आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। क्योंकि जब लोग यह सुनते हैं कि हर मुकाबले में मौत नहीं होती थी, तो वे पूरे तंत्र को कम क्रूर समझने लगते हैं, जबकि उसी तंत्र में उसी दिन दोपहर को अनगिनत जीवन बिना किसी खेल, बिना किसी सम्मान, बिना किसी दूसरे अवसर के समाप्त किए जा रहे होते थे। यानी असली सवाल यह नहीं कि ग्लेडिएटर हमेशा मरते थे या नहीं। असली सवाल यह है कि रोम ने मौत को कितनी परतों में बांट दिया था। किसी के लिए मौत दंड थी, किसी के लिए दृश्य थी, किसी के लिए प्रदर्शन, और किसी के लिए राजनीतिक संदेश। यही वह बिंदु है जहां खेल, न्याय और सत्ता एक दूसरे में घुल जाते हैं, और यही वह विवरण है जो पूरी कहानी बदल देता है। अब जरा ऊपर की ओर देखिए, अखाड़े में नहीं, बैठने की जगहों पर। कौन कहां बैठता था, यह भी खेल का हिस्सा था। सामने के हिस्सों में सीनेटर, कुलीन, सत्ता के नजदीक लोग, ऊपर ऊपर साधारण नागरिक, फिर और ऊपर वह जिनकी सामाजिक हैसियत कम थी। स्त्रियों के लिए अलग हिस्से। यह महज व्यवस्था नहीं थी, यह रोम की सामाजिक सीढ़ी का पत्थर में बना नक्शा था। जब पूरा शहर एक साथ कोलोसियम में बैठता तो वह सिर्फ खेल नहीं देखता था, वह अपनी जगह भी देखता था। कौन नीचे है, कौन ऊपर है, किसकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, किसका जीवन ज्यादा मूल्यवान है।
साम्राज्य ने वर्ग व्यवस्था को भी तमाशे का हिस्सा बना दिया था। यहीं रोटी और तमाशे का अंधेरा अर्थ समझ में आता है। जनता को भोजन दो, उन्हें व्यस्त रखो, उन्हें उत्तेजना दो, उन्हें एक सामूहिक अनुभव दो और बदले में उनसे प्रश्न पूछने की आदत छीन लो। अखाड़ा सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वह नियंत्रण था। वहां शासक जनता को एक साथ खुश भी करता था, भयभीत भी और कृतज्ञ भी। वह दिखाता था कि दया उसी के हाथ में है, जीवन उसी के हाथ में है, दंड उसी के हाथ में है। और जब हजारों लोग एक साथ उसकी ओर देखते तो सत्ता ईंट पत्थर से निकलकर भावनाओं पर बैठ जाती। यही कारण है कि सम्राटों के लिए खेल आयोजित करना उदारता नहीं, रणनीति थी। जो शासक लोकप्रिय होना चाहता वह भव्य खेल करवाता, जो अपने विरोधियों को डराना चाहता वह दंड को सार्वजनिक करता, जो अपनी विजय का ऐलान करना चाहता वह दूर देशों के जानवर लाता, और जो अपनी छवि को देवताओं के बराबर उठाना चाहता वह अखाड़े को अपनी महिमा का मंच बना देता। कभी कभी कुछ सम्राट खुद भी अखाड़े में उतरे, लेकिन यह असली खतरे का साहस कम, नियंत्रित प्रदर्शन ज्यादा था। सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक कॉमोड्स है, जिसने खुद को योद्धा की तरह पेश किया, पर उसके मुकाबलों में शक्ति का संतुलन अक्सर पहले से तय रहता था। जनता जो देख रही थी वह वीरता नहीं, शाही अभिनय था। रोम ने सिर्फ शरीरों को नहीं, भावनाओं को भी प्रशिक्षित किया। भीड़ को पता था कब गर्जना करनी है, कब दया मांगनी है, कब मौत की मांग करनी है। हार चुके योद्धा की किस्मत को लेकर प्रसिद्ध इशारों की कहानी भी उतनी सीधी नहीं जितनी बाद की दुनिया ने बना दी। अंगूठा ऊपर या अंगूठा नीचे वाली छवि आज बहुत लोकप्रिय है, लेकिन प्राचीन संकेतों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कभी हाथ का इशारा, कभी कपड़ा लहराना, कभी मुट्ठी, कभी आवाज। अंतिम निर्णय का दृश्य भी उतना तयशुदा नहीं था जितना फिल्मों ने बताया। लेकिन इससे एक बात नहीं बदलती, किसी इंसान का जीवन भीड़ की इच्छा और शासक की स्वीकृति के बीच झूल रहा था। यही रोम का सबसे खतरनाक खेल था, मौत का लोकतंत्रीकरण, पर नियंत्रण सत्ता के हाथों में। और इस सब के बीच एक विचित्र विरोधाभास भी था। कुछ ग्लेडिएटर प्रसिद्ध हो जाते थे, उनके नाम दीवारों पर लिखे जाते, उन पर शर्तें लगतीं, उनकी जीत के किस्से फैलते, और कुछ पर तो प्रेमासक्त प्रशंसाओं तक के संकेत मिलते हैं। वे निम्न वर्गों के लिए आकर्षण थे, कुछ स्त्रियों के लिए जुनून और बच्चों के लिए रोमांच का चेहरा। लेकिन कानूनी और सामाजिक दृष्टि से वे सम्मानित नहीं थे। वे इन्फामस माने जाते, ऐसे लोग जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर चुकी है। यानी जनता उन्हें चाह सकती थी, लेकिन समाज उन्हें बराबरी नहीं देता था। वे चमकते थे पर ऊंचे नहीं उठते थे। उनकी लोकप्रियता भी सत्ता की चौखट के भीतर कैद रहती थी। कुछ ग्लेडिएटरों ने आपस में भाईचारा भी बनाया। उनके अपने समूह थे, अपने देवता, अपने मृत साथियों के लिए स्मरण। कई अभिलेख बताते हैं कि वे अपने साथियों का अंतिम संस्कार करवाते, उनके नाम पत्थरों पर दर्ज करते और पीछे छूटे परिवार की मदद की कोशिश करते। यह विवरण बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं भीतर दबा इंसान दिखता है। रोम उन्हें तमाशा बना सकता था, पर वे खुद को पूरी तरह वस्तु नहीं बनने देना चाहते थे। तलवारों, आदेशों, शोर और जंजीरों के बीच भी वे मित्रता, शोक और स्मृति के छोटे द्वीप बना रहे थे। फिर भी जब भी हम इन खेलों को रोमांटिक बना देते हैं, हमें एक और भयानक सच्चाई याद रखनी चाहिए। अखाड़े में केवल इंसान नहीं टूटते थे, प्रकृति भी टूटती थी। साम्राज्य के दूरस्थ इलाकों से जंगली पशुओं को पकड़कर लाना, उन्हें जहाजों और पिंजरों में ढोना, फिर रोम में उनका प्रदर्शन और वध करना, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह विजय का प्रदर्शन था। साम्राज्य जैसे कह रहा हो, समुद्र हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, प्राणी हमारे हैं, और अब इनकी सांसें भी हमारी इच्छा से चलेंगी या रुकेंगी। कुछ उद्घाटन समारोहों और विशाल उत्सवों में इतनी बड़ी संख्या में जानवर मारे गए कि इतिहास उन्हें पढ़ते हुए भी सिहर उठता है। यह एक सभ्यता का आत्मविश्वास नहीं, उसकी असीम भूख थी। और जब आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा निर्मम क्या हो सकता है, तभी एक और परत खुलती है। दोपहर के दंड कई बार मिथकीय नाटकों की तरह रचे जाते थे। अपराधी किसी देवकथा के पात्र बना दिए जाते।
जैसे सत्ता यह कहना चाहती हो कि वह सिर्फ कानून नहीं चला रही, वह ब्रह्मांडीय न्याय कर रही है। लेकिन यह न्याय नहीं, कल्पना के सहारे की गई निर्दयता थी। जब इंसान की अंतिम घड़ी को भी दर्शनीय बनाने की कोशिश हो, तो समझ लेना चाहिए कि सभ्यता अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रोम ने यही किया। उसने दर्द को कथा बना दिया और कथा को उत्सव। यहां एक और भ्रम टूटता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अखाड़े में जो कुछ होता था वह अचानक उत्तेजना में, भीड़ के दबाव में तय होता होगा। पर सच इसके उलट है। बहुत कुछ पहले से रचा जाता था। कौन सा जोड़ा अधिक रोमांच पैदा करेगा, किस दिन कौन सी थीम चलेगी, कौन सा पशु किस समय छोड़ा जाएगा, किसका दंड भीड़ को अधिक प्रभावित करेगा, सबका हिसाब होता। यानी यह सिर्फ हिंसा नहीं, नियोजित हिंसा थी। और नियोजित हिंसा हमेशा आकस्मिक हिंसा से अधिक भयावह होती है, क्योंकि उसमें गुस्सा नहीं, व्यवस्था काम कर रही होती है। इतिहास के कुछ कोनों में हमें महिला ग्लेडिएटरों के संकेत भी मिलते हैं। वे अत्यंत दुर्लभ थीं, लेकिन उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि रोम तमाशे की सीमा लगातार आगे धकेलता रहता था। जो अनोखा हो, जो चौंकाए, जो चर्चा पैदा करे, उसे अखाड़े में जगह मिल सकती थी। यह पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन तमाशे की भूख सामाजिक नियमों को भी कभी कभी तोड़ देती थी, बशर्ते तोड़ने का अधिकार सत्ता के पास रहे। बाद में ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगी, पर इससे यह साफ हो जाता है कि रोम के खेलों का उद्देश्य सिर्फ परंपरा निभाना नहीं था। उनका उद्देश्य लगातार नई सनसनी पैदा करना भी था। और अब इस कहानी के बीच में वह मोड़ आता है जो सब कुछ फिर से देखने पर मजबूर करता है। सबसे बड़ा झूठ यह नहीं कि ग्लेडिएटर हमेशा नायक थे। सबसे बड़ा झूठ यह है कि यह सब अखाड़े के भीतर हो रहा था। असल खेल अखाड़े के बाहर था। वहां सीनेट थी, शाही दरबार था, कर वसूली थी, सीमा पर युद्ध थे, सत्ता संघर्ष थे, और भीतर जनता को एक संयुक्त भावनात्मक अनुभव दिया जा रहा था, ताकि बाहर की बेचैनी भीतर के शोर में डूब जाए। अखाड़े में तलवारें भिड़ती थीं, लेकिन असली लाभ सिंहासन को मिलता था। स्पार्टाकस का विद्रोह इस व्यवस्था के लिए इसलिए इतना डरावना था क्योंकि उसने पूरे भ्रम को उलट दिया। एक प्रशिक्षित योद्धा, जिसे प्रदर्शन की वस्तु बनाया गया था, अचानक अपनी भूमिका तोड़कर आजादी की भाषा बोलने लगा। रोम के लिए यह सिर्फ सैन्य खतरा नहीं था, यह प्रतीकात्मक विद्रोह था। वह प्रणाली जो लोगों को नियंत्रित मनोरंजन में बदल देती थी, उसी के एक हिस्से ने नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश की। शायद इसी कारण बाद के समय में राज्य ने ऐसे खेलों और विद्यालयों पर और अधिक पकड़ मजबूत की। सत्ता को पता था कि हथियार पकड़े हुए आदमी से ज्यादा खतरनाक वह आदमी है जो अपनी भूमिका समझ जाए। फिर भी ग्लेडिएटर जीवन का आकर्षण खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोम ने उन्हें मृत्यु और महिमा के बीच खड़ा कर दिया था। एक सफल योद्धा कभी कभी धन पा सकता था, प्रसिद्धि पा सकता था, और कुछ मामलों में स्वतंत्रता का प्रतीक लकड़ी की तलवार भी पा सकता था। लेकिन यह सपना अपवाद था, नियम नहीं। और अपवादों को प्रचार में बदल देना सत्ता की पुरानी कला है। हजारों अंधेरी कोठरियों, घायल शरीरों, टूटे परिवारों और सजे हुए दंडों के बीच कुछ विजेताओं की चमक को इतना बड़ा दिखाया गया कि पूरी व्यवस्था कम क्रूर लगने लगे। यही रोम की कहानी कहने की ताकत थी। वह अपवाद को आदर्श बना देता था। कई बार लोग पूछते हैं, क्या रोम के लोग सचमुच इतने कठोर थे? क्या वे यह सब देखकर विचलित नहीं होते थे? शायद कुछ होते होंगे। शायद कुछ लोग नीचे नजरें भी कर लेते होंगे। शायद कुछ को दया भी आती होगी। लेकिन सभ्यता का पतन हमेशा तब नहीं दिखता जब लोग क्रूर हो जाते हैं। कई बार वह तब दिखता है जब लोग क्रूरता के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसे सामान्य समझने लगते हैं। रोम का अखाड़ा इसी सामान्यीकरण की प्रयोगशाला था। वहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कुलीनों से लेकर आम नागरिकों तक, सबको यह सिखाया जाता था कि शक्ति कैसी दिखती है, दंड कैसा लगता है और मनोरंजन किस हद तक जा सकता है। शाम ढलती होगी, पत्थर की दीवारों पर सूरज की आखिरी रोशनी उतरती होगी, रेत पर दिन भर के निशान दबा दिए जाते होंगे, ऊपर से निकलती भीड़ अपने साथ किस्से ले जाती होगी, किसने कैसा वार किया,
कौन सा जानवर सबसे भयंकर लगा, किसे दया मिली, किसे नहीं। लेकिन नीचे सुरंगों में, कोठरियों में, अस्तबलों में और उन कमरों में जहां अगली सुबह की तैयारी होती, रोम का असली चेहरा बना रहता। वही चेहरा जो जय घोष में छुप जाता है, वही चेहरा जो हमें इतिहास की किताबों में कम, पत्थर, हड्डियों और बचे हुए लेखों में ज्यादा मिलता है। समय के साथ ये खेल आलोचना और परिवर्तन की हवाओं से टकराने लगे। धार्मिक धारणाएं बदलीं, नैतिकता की आवाजें उठीं, सत्ता संरचनाएं बदलीं और अंततः आधिकारिक रोकों का दौर भी आया। लेकिन किसी आदेश से एक संस्कृति तुरंत नहीं बदलती। जो सभ्यता सदियों तक सार्वजनिक हिंसा को उत्सव की तरह जीती रही हो, वह एक दिन में अपने भीतर की उस भूख से मुक्त नहीं होती। शायद इसी कारण इन खेलों की स्मृति इतना लंबा जीवन जीती है। वे खत्म हो गए, पर उनका आकर्षण नहीं। उनका आकर्षण इसलिए नहीं कि वे महान थे, बल्कि इसलिए कि वह हमें इंसान और सत्ता, मनोरंजन और नैतिकता, भीड़ और जिम्मेदारी के बीच के सबसे असुविधाजनक सवालों के सामने ला खड़ा करते हैं। और अब जब हम इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ग्लेडिएटर खेलों का काला सच और साफ दिखता है। यह खेल बहादुरी से कम, व्यवस्था से अधिक जुड़े थे। यह शौर्य से कम, प्रदर्शन से अधिक जुड़े थे। यह न्याय से कम, नियंत्रण से अधिक जुड़े थे। वहां तलवारें थीं, लेकिन तलवारों से भी तेज चीज थी, सत्ता की वह समझ जिसने जनता की आंखों, कानों और भावनाओं को एक साथ बांध लिया था। रोम ने सिर्फ शरीरों को अखाड़े में नहीं उतारा, उसने पूरा समाज अखाड़े की मानसिकता में ढालने की कोशिश की। यही कारण है कि ग्लेडिएटर की चमकदार छवि अधूरी है। अगर आप सिर्फ उसकी ढाल देखते हैं तो आप जंजीर नहीं देख पाते। अगर आप सिर्फ उसकी विजय देखते हैं तो आप उस दोपहर को भूल जाते हैं जिसमें बिना नाम वाले लोग दंड बनाकर पेश किए गए। अगर आप सिर्फ कोलोसियम की भव्यता देखते हैं तो आप उस वास्तुशिल्प के भीतर गूंजती आज्ञाओं, कराहों, पशुओं की घबराहट और भीड़ के प्रशिक्षित शोर को नहीं सुनते। इतिहास ने सब कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उसने बहुत कुछ संगमरमर, महिमा और साम्राज्य की भाषा के नीचे दबा जरूर दिया। शायद सबसे बेचैन कर देने वाली बात यह है कि रोम के ये खेल हमें सिर्फ अतीत नहीं बताते, वे हमें यह भी बताते हैं कि किसी समाज को संवेदनहीन बनाने के लिए हमेशा तलवारें जरूरी नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि पीड़ा को दृश्य बना दिया जाए, दंड को प्रदर्शन और भीड़ को सहभागी। तब सभ्यता बाहर से चमकती रहती है, भीतर से बदल चुकी होती है। रोम ने यह खेल बहुत पहले खेला था, इसलिए ग्लेडिएटर खेलों की कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं, सत्ता की अनंत प्रवृत्ति का दस्तावेज भी है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म, किसी चित्र या किसी कहानी में एक ग्लेडिएटर को भीड़ के बीच खड़ा देखें, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि वह जीता या हारा। यह पूछिए कि उसे वहां लाया किसने। यह पूछिए कि भीड़ क्या देख रही थी, साहस, दंड या अपनी ही संवेदना का क्षय। और यह भी पूछिए कि उस दिन रोम ने अखाड़े में किसे मारा था, सिर्फ कुछ लोगों को या धीरे धीरे अपनी आत्मा को भी। यही रोम के ग्लेडिएटर खेलों का वह काला सच है जिसे इतिहास ने पूरी तरह मिटाया नहीं, लेकिन कभी पूरी ईमानदारी से सामने भी नहीं रखा। रेत पर गिरने वाला रक्त सूख जाता है, जय घोष थम जाते हैं, साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल सदियों तक जीवित रहते हैं। उनमें सबसे भारी शायद यही है, जब एक समाज दर्द को तमाशा बना देता है तो क्या वह अभी भी सभ्य कहलाने का अधिकार रखता है? अगर इतिहास के ऐसे दबे हुए अंधेरों में उतरना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ सच जितने पुराने होते हैं उतने ही खतरनाक भी।